नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इस बार देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस होल चैप्टर को हम वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है, कैसे होता है प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में हम लोग को पता है कि प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फेमस है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बाई सीड होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो कैसे होता है। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा प्री नॉलेज लेना पड़ेगा फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, कि क्या क्या फ्लावर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और हमको पता है कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का। तो देखते हैं, ये जो फ्लावर का जो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग स्टाक भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं पेडिसिल। ये जो कलरफुल पार्ट होता है जो फ्लावर का, उसको बोलते हैं पेटल्स। ये कलरफुल होता है, ओके। ये कलरफुल वाला पार्ट पेटल्स है। ये ग्रीन कलर का हो जाता है जो होता है सेपल्स, ग्रीनिश होता है। ये हमारे स्टेमेंस हैं जिनको हम बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये हमारा जो है ये पूरा होल जो है पिस्टिल जो है, पिस्टिल को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो चीजें हैं ये जानना बहुत जरूरी था, ये बेसिक्स है। इसको बिना जाने हम लोग इसके आगे चैप्टर में हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये समझ गए हम लोग कि फ्लावर का जो कलरफुल वाला पार्ट है, जिसको हम लोग हिंदी में पंखुड़ी कहते हैं, इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। तो ये पेटल्स जो है कलरफुल होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है सेपल्स, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद से हमारा हो गया स्टेमेन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। और जो हमारा पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो हम देखेंगे तीन पार्ट में इन चैप्टर को पढ़ेंगे, तीन पार्ट। पहला हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन। और तीसरा इवेंट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले का पार्ट, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या घटनाएं मतलब होती हैं। दूसरा फर्टिलाइजेशन में क्या क्या थिंग्स होते हैं। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होते हैं, सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, सारी। तो इन तीन पार्ट में पूरा ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो पहला हम लोग देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। और बहुत सारे जो स्टेमेन्स होंगे तो उस कलेक्टिवली हम बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम आर द ग्रुप ऑफ आर होल स्टेमेन फाउंड इन अ फ्लावर। ये हो गया एंड्रोसियम हमारा। एंड्रोसियम या बोले हम स्टेमेन,
इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हो गया ये ऊपर वाला बोलते हैं हम लोग एंथर, और नीचे वाला जो फिलामेंट होता है इसको स्टाक बोलते हैं। फिलामेंट, इसी को हम लोग स्टाक भी बोलते हैं। ओके, ये हमारा फिलामेंट हो गया, ये स्टाक हो गया। एंथर जो होता है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ये जो हमारा एंथर है ये दो लोब में इस तरह से बटा होता है, इस तरह में दो पार्ट में रहता है, और यहाँ पे बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और ये दोनों लोब में हम जब कट करके इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये दोनों लोब जो है ये भी दो दो पार्ट में बटे होंगे। इसको बोलते हैं डाइथीकस। डाइथीकस, डाइथीकस का मतलब दो पार्ट में या दो थीका में बटे होंगे। इस तरह का कट कर लेते हैं तो चार चैम्बर बन जाते हैं, डाइथीकस। तो यानी कि हमारा जो एंड्रोसियम है इस ये बाइलोब है, और उसके बाद क्या है, डाइथीकस है। ठीक, और जब डाइथीकस हो गया यानी कि चार चेम्बर्स हो गए, तो इस चेम्बर्स में हमारे पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ईच चेम्बर में हमारे क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। तो ये जो हमारा है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हमको समझने के लिए कि पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस है पॉलन ग्रेन बनने का। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसका जो फिगर है वो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा। उसमें फिगर में हमें दिखेगा कि ये कितने लेयर्ड का होता है। तीन लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है? फर्स्ट जो वहां पे दिख रहा है फिगर में, एपिडर्मिस। ओके, सेकेंड लेयर हमारी क्या है? सेकेंड लेयर हमारी इंडोडर्मिस है। थर्ड लेयर हमारी इंडोडर्मिस है, और इंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में हमारा है क्या, मिडिल लेयर। तो ये हो गई एपिडर्मिस, मिडिल लेयर एंड इंडोडर्मिस। और लास्ट में हमारी आती है चौथे नंबर पे टेपिटम। एक लेयर होती है टेपिटम जो कि हमारी नरिशमेंट का काम करती है। ठीक, तो टेपिटम का काम है नरिशमेंट का, और इसी टेपिटम के अंदर जो पाया जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू ही बाद में मियोटिक डिवीजन के थ्रू पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, इसको आगे हम लोग लिख दे रहे हैं क्या, ये स्पोरोजीनस टिश्यू फर्दर डिवाइड होगा और क्या होगा, चलिए अभी डिटेल में देखते हैं हम लोग। ठीक, तो इन तीनों लेयर्स का जो वर्क है वो क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट कर, ठीक, और दूसरा काम क्या है, डेंसेंस। डेंसेंस का मतलब है जब पॉलिनेंथर जो है कि मेच्योर हो जाएगा तो उसको ब्रश करके पॉलिन ग्रेन के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ठीक, तो प्रोटेक्शन प्लस डेंसेंस ऑफ एंथर। टिपिटम का क्या काम है, नरिशमेंट का काम है, नर्चर का काम है। यानी कि डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन को या फिर जो स्पोरोजिनस टिश्यू को है, जो फूड मटेरियल है, नरिशमेंट है, वो कौन देता है, टेपिटम की जो लेयर है वो देती है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। यहाँ जो फिगर है उसमें देख ही रहे हैं आप लोग कैसा है। तो ये तीनों लेयर का वर्क हो गया, और ये कैसे होता है वो हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो उसका एक एक ईच सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू का ईच सेल हैव कैपेबिलिटी टू
वर्क एज ए माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका ईच सेल किसकी तरह वर्क कर सकता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में काम कर सकता है, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल पॉलन के। पोटेंशियल पॉलन की तरह वर्क कर सकता है। पोटेंशियल पॉलन का मतलब है हर एक सेल के पास ये पावर है कि वो पॉलन ग्रेन बना सकता है। पोटेंशियल है कि वो पॉलन बना सकता है। तो या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल के तरह ये वर्क कर सकता है। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे स्पोरोजीनियस टिश्यू में क्या होगा? यहाँ पे होगा, प्रोसेस देख लेते हैं। स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या बनाएगा? हमारा बनाएगा माइक्रोस्पोर। ठीक, माइक्रोस्पोर बनाएगा। कैसे बनाएगा? मियोटिक डिवीजन से। मियोसिस होगा और उसके थ्रू यहाँ पे बनेगा माइक्रो। ये माइक्रोस्पोर बाद में मैच्योर होकर किसमें बदल जाएंगे? पॉलन ग्रेन बदल जाए, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो माइक्रोस्पोर जो है ये सिंगल सिंगल नहीं पाया जाएगा, ये ग्रुप्स में पाया जाएगा। और वो 4 के ग्रुप्स होंगे, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी कि जब मियोसिस होगा स्पोरोजीनस टिश्यू के ईच सेल में, तो हर एक सेल 4 सेल में डिवाइड होगा। 4 सेल में डिवाइड होगा और ये चारों सेल जो है वो माइक्रोस्पोर में बदलेंगे। और ये कैसे रहेंगे? ये इस तरह से रहेंगे, 4 सेल बना के इस तरह से। यहाँ ये 4 सेल। तो ये बोला जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 सेल एक साथ हैं तो वो माइक्रोस्पोर टेट्राड। और वो बाद में मेच्योर हो जाएंगे, ये चारों अलग अलग हो जाएंगे और वही कहलाएंगे पॉलन ग्रेन्स। तो ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन। अब आता है कि पॉलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन है वो तो हो गया। अब इसका डिस्पर्सल जब होता है तो इसकी वायबिलिटी क्या है? मतलब ये कितने देर तक पॉलन ग्रेन एक्टिव रहता है रिलीज होने के बाद कितने देर तक एक्टिव होता है? तो बहुत सारे प्लांट में अलग अलग है, सबका डाटा हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि वीट और राइस। वीट एंड राइस जो है इसमें लगभग 30 मिनट तक ये जो पॉलन ग्रेन है वो एक्टिव रहता है रिलीज होने के बाद। कुछ प्लांट है उसमें कई महीनों तक रहता है, जैसे कि लेग्यूम हो गया। हमारी जो पल्सेस हैं लेग्यूम, या फिर पोटैटो जैसे हो गया। ठीक है, ब्रिंजल वाला जो हो गया, इन सब में जो पॉलन ग्रेन है वो कई मंथ तक हमारे क्या रहते हैं? ये एक्टिवेटेड रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब ये हमारा हो गया स्टेमेन। स्टेमेन का टॉपिक कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि गाइनोसियम यानी कि पिस्टिकुला। तो हम देखते हैं जब ये फिगर बनाते हैं हम लोग का, तो फ्लावर में जो ये है इस तरह का स्ट्रक्चर बना। ये तो ये जो फिगर है इसमें जो
अपर पार्ट इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। जो ये नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है, फूला हुआ, इसको बोलते हैं ओवेरी। ठीक, ये ओवेरी हो गया। तो यही ओवरी बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्टाइल और स्टिग्मा फॉल ऑफ हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक, तो ये जो पिस्टिल है, ये एक फ्लावर में बहुत सारे हो सकते हैं। तो सारे पिस्टिल को कलेक्टिवली बोला जाता है गाइनोसियम। एज लाइक जैसे कि हम लोग बोलते थे सारे स्टेमेन को कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोसियम, ऐसे ही सारे पिस्टिल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं गाइनोसियम। ठीक, अब ये हमारा हो गया इसके डिफरेंशिएशन, कि ये जो पिस्टिल है ये तीन पार्ट में है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबका अलग अलग वर्क होता है। तो ये स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा जो पॉलिन ग्रेन्स आते हैं, पॉलिन ग्रेन्स को लैंड करने के लिए स्पेस देता है। स्टाइल क्या है? स्टाइल का वर्क है पॉलिन ट्यूब जब बनेगा पॉलिन ग्रेन से तो उसको डायरेक्ट करना। और ओवरी तो हम जान ही रहे हैं कि वहां पे सीड फॉर्मेशन के लिए स्पेस होता है। तो ये तीनों के तीन वर्क्स हैं। अब हम फिगर को बना के समझते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या चीजें होती। ओवरी जो है हमारा, ये जो हमारा, इसको लिखते हैं यहाँ, पिस्टिल को यहाँ देखते हैं। पिस्टिल जो हमारा क्या है? पिस्टिल है डिवाइडेड इनटू स्टाइल, देन स्टिग्मा। स्टिग्मा ऊपर लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ठीक, ओवरी के अंदर का स्पेस बोला जाता है ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी को ही बोलते हैं लोक्यूल। ठीक, ओवेरियन कैविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लोक्यूल। अब यहाँ पे इस ओवेरियन कैविटी के अंदर पाया जाएगा हमारा क्या? ओव्यूल्स पाए जाएंगे। ओव्यूल्स, ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया, ये हो गया ओव्यूल। मेगा स्पोरेंजिया। ओव्यूल के अंदर हमारा होता है एम्ब्रियो सैक। सैक, ठीक है, इसी को फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट क्या है? एम्ब्रियो सैक इज नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट। अब यहाँ पे एक चीज थी कि ओवेरियन कैविटी और ओव्यूल को कनेक्ट करने के लिए पाया जाता है प्लेसेंटा। यहाँ से ये अपना नरिशमेंट डिराइव करेगा। ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन वॉल से अटैच रहेगा ओव्यूल, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा, ठीक। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो हम देख, अब फिगर देखेंगे तो वो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो फिगर हम लोग देखते हैं अभी। तो ये फिगर बन गया है जिसको हम लोगों को समझना है। हमारा चैप्टर टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक है पिस्टिल। तो पिस्टिल में हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा था, ये फिगर हमारा जो है इसको समझते हैं इस तरह से। ये फिगर जो हमारा है, ये यहाँ पे ये नहीं है, ये हमारा ये चीजें यहाँ है। ठीक, तो ये फिगर को मैंने इलाज किया है ताकि इसमें जो अंदर प्रोसेस चल रहे हैं वो एक ही फिगर में समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जल्दी आपको कहीं भी बुक में या किसी भी कोचिंग में या जल्दी फिगर ये नहीं मिलता एक ही में, जो है हमारा एम्ब्रियो सैक भी हो, ओव्यूल भी हो और ओवरी भी हो, सारी चीजें एक साथ समझने को नहीं मिलती। तो ये फिगर नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा फिगर है और इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक, तो अब हम लोग ये फिगर को, इस फिगर को इलाज करके अंडरस्टैंड करते हैं। हमने देखा कि ये जो हमारा फिगर है, ये हमारा ओवरी है, और ये ओवरी का ओवेरियन कैविटी है। यहाँ के बाद ये क्या है? ओवेरियन कैविटी।
ओवेरियन कैविटी, इसी को हम लोग लोब्यूल भी कहते हैं, लोब्यूल। तो इस ओवेरियन कैविटी में ये हो गया ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर हो गया एम्ब्रियो सेल। तो हम लोग, ये ओवरी हो गया पूरा, ओवरी के अंदर ये वाला पोर्शन जो हमारा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो गया ओव्यूल। इसको हम लोग ओव्यूल लिख लेते हैं, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये हमारा है एम्ब्रियो सैक। तो कैसे चलता है, स्टिल में होता है ओवरी, जैसा कि हमने अभी बताया था, ओवरी। ओवरी के बाद आता है उसमें ओवेरी। ओवरी में क्या था हमारा, ये हमारा ओवेरियन कैविटी था, ओवेरियन कैविटी। उसके अंदर हमारा था क्या, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर हमारा क्या था, एम्ब्रियो सैक, या किसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। तो ओवरी हो गया पूरा, ओवेरियन कैविटी हो गया, फिर ओव्यूल हो गया ये, और ओव्यूल के अंदर ये हो गया एम्ब्रियो सेल। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या। अब देखिए चीज समझने की क्या है, कि ओव्यूल जो है वो ओवेरियन वॉल से जो है कैसे कनेक्ट होता है। एक होता है ये जो स्ट्रक्चर बना है नेक लाइक, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कनेक्ट द ओवेरी एंड ओव्यूल। ओवरी और ओव्यूल को कनेक्ट करने का काम फ्यूनिकल करता है। और जो है हमारा ओव्यूल जिस प्लेस पे कनेक्ट होता है फ्यूनिकल से, उसको बोलते हैं हीलम। यानी कि फ्यूनिकल कनेक्ट्स द ओव्यूल एट द प्लेस हीलम। ठीक, तो ये हो गया हीलम के पास आके कनेक्ट होता है ये। ठीक, अब ये हमारा हो गया ओव्यूल, और इसकी ये स्ट्रक्चर है, ये जो है बाहर वाली सबसे लेयर है, ये बाहर वाली सबसे लेयर है, ये वाली, इसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। अंदर वाली लेयर है, इधर भी अंदर वाली लेयर ये है, ये हो गई सेकेंड लेयर, ये फर्स्ट हो गई, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, ये सेकेंड, ये इनर इंटेगुमेंट है। और ये थर्ड वाली लेयर है, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, ठीक। और इस तीनों के अंदर हमारा है एम्ब्रियो सैक, जो कि न्यूसेलस के ही लेयर के किसी एक सेल से डेराइव होता है। ठीक है, तो ये हमारा तीनों का काम जो है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, इन दोनों का काम क्या है, प्रोटेक्शन। क्या इनका काम है, इनका काम है प्रोटेक्शन। और न्यूसेलस का काम है नरिशमेंट। न्यूसेलस का क्या वर्क है, नरिशमेंट। ठीक, तो ये चीजें अपने हमारे समझ में यहाँ तक समझना है। क्या, ये आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इन दोनों का काम है प्रोटेक्शन। और न्यूसेलस का क्या वर्क है, ये इसका वर्क है नरिशमेंट का, नर्चर का काम करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को जो है फूड वगैरह देते रहता। ठीक, हाँ एक चीज जो है, जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो इधर तो कवर होता है साइड साइड, बट अपर साइड में माइक्रोपाइल वाले एंड पे, वहां पे ये लेयर कवर नहीं करती, इनर और आउटर इंटेगुमेंट कवर नहीं करती, माइक्रोपाइल के प्लेस पे जो है वहां पे ये ओपन होते हैं। ठीक, अब हमको समझना है ये जो एम्ब्रियो सैक है ये कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू बनता है। ठीक, तो ये जो हमारे न्यूसेलस की सेल्स, इसमें बहुत सारी सेल्स होंगी न्यूसेलस में। न्यूसेलस की जो बहुत सारी सेल्स हैं, न्यूसेलस, इस न्यूसेलस की बहुत सारी सेल्स में कोई एक सेल क्या करती है, माइक्रो मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल के जैसे बिहेव करती, कोई एक सेल, सारी सेल्स नहीं। माइक्रोस्पोर में सारी सेल्स जो थी हमारी क्या नाम है, स्पोरोजेनिक टिश्यू की सारी सेल्स जो एक्टिव थी, और सारा माइक्रोस्पोर ट्रैक बनाती थी, और सारी सेल्स कैपेबल थी पॉलन ग्रेइंग
को बनाने के लिए, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे कोई एक सेल जो है एक्टिवेट होगी और वो मेगा स्पोर मदर सेल्स की तरह बिहेव करेगी और उसमें मियोटिक डिवीजन होगी। इसको शॉर्ट में एम से लिख लेते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल को एमएमसी। एमएमसी। यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा और यहाँ पे भी 4 सेल बनेगी जैसे वहां पे बनती। मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होगा और 4 सेल बनेंगे, बट 3 आर डीजेनरेट, ओनली 1 रिमेन्स। इसमें से 3 कोई डीजेनरेट हो जाएंगे, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, केवल एक बचेगी। और वही एक जो बचेगी वो जो है एम्ब्रियो सैक के रूप में उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो वो जब जो बचेगी सर, वो क्या करेगी, डिवीजन करेगी। पहले एक सेल की, वो 2 सेल में डिवाइड होगी। ओके, तो उसमें पहले क्या होगा, सॉरी उसमें डिवीजन नहीं होगा, पहले उसमें जो है सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जैसे यहाँ पे जो एक सेल बनी बची उसको बड़ा कर देते हैं, उस सेल में पहले एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस 2 में कन्वर्ट होगा, 2 से फिर क्या होगा, 4 में कन्वर्ट होंगे, 4 से फिर क्या होंगे, ये 8 में कन्वर्ट होंगे, अप टू 8। जब तक 8 न्यूक्लियस नहीं हो जाए सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे ही 8 सेल हो जाएंगे, ये इस फॉर्म में रीअरेंज होंगे और सबके आसपास सेल वॉल का डिपोजिशन हो जाएगा और ये जो हमारा टिपिकल एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हमारा टिपिकल एम्ब्रियो सेल है, इसकी क्या खासियत है उसको समझ लेते हैं, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं और किसका क्या वर्क है उसको समझते हैं। ये जो एम्ब्रियो सेल, इसमें जो मिडिल में है इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। इसके नंबर 2 है, दोनों, ये जो नंबर में 2, ये क्या कहलाता है, पोलर न्यूक्लियस। ये जो तीनों ये है, ये जो छैलजा नीचे ओवरी का जो पोर्शन बोला जाता है छैलजा, और ये ओव्यूल का जो नीचे वाला पोर्शन है, ये ओव्यूल का, ओव्यूल का नीचे वाला पोर्शन जो बोला जाता है छैलजा, और ऊपर वाला पोर्शन माइक्रोफाइल आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो ये जो छैलजन एंड के साइड में है, ये हमारा क्या है, ये एंटीपोडल सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स। ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, ये हमारा एंटीपोडल सेल्स, और ये हमारे जो है ये एग अप, तीनों कलेक्टिवली एग अपरेटस कहलाते हैं, 1 2 3, ये तीनों कलेक्टिवली एग अपरेटस कहलाते हैं। ठीक, बट इसमें जो है हमारा दो जो है ये और ये नीचे वाले, मतलब ऊपर वाले, ये दो कहलाते हैं सिनर्जिड्स, और नीचे वाला कहलाता है एग। नीचे वाला एग हो गया, ऊपर वाले सिनर्जिड हो गए, और यही सिनर्जिड में कुछ ऐसे 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 स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। इसको भी डिनोट कर ही देते हैं, फिलीफॉर्म। ठीक, ये हो गया फिलीफॉर्म अपरेटस। अब देखिए, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है और ये जो पूरा सेल है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, जिसमें ये पोलर न्यूक्लियाई है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे है, सेंट्रल सेल में, सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल। अब हमारा यहाँ से असली प्रोसेस स्टार्ट होता है। पॉलन ग्रेन आया कहीं से, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको, फिर पॉलिनेशन भी देख लेंगे कि पॉलिनेशन में क्या क्या। तो ये जो हमारा है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया। तो पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर होता है, तो पॉलन ग्रेन जो हमारे हैं
वो टू सेल स्टेज में होते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन हो गया था, तो पॉलन ग्रेन जो हमारा है वो उसके अंदर एक ऊपर लेयर होती है और एक अंदर लेयर होती है। ठीक, उसको ऊपर वाले को बोलते हैं एक्साइन और इनर वाले को इंटाइन। ये जो हमारी किसकी है, पॉलन ग्रेन की लेयर्स है। और इसी में जो है हमारा दो पार्ट में हमारा सेल होता है। एक होता है वेजिटेटिव सेल, यहाँ पे फिगर को बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह का हो गया, ये हो गया जेनरेटिव सेल, जनरेटिव। और ये ऊपर वाली हो जाएगी वेजिटेटिव। ये पूरी सेल जो हो गई, ये हो गई वेजिटेटिव, और ये हो गई वेजिटेटिव, ये हो गई जेनरेटिव। तो इसी स्टेज में यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है। ठीक, तो ये जो जेनरेटिव वाली सेल है, वहां क्या होगा, उसमें फिर ये जर्मिनेशन होगा पॉलन ट्यूब का। इसी पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब निकलेगा। पॉलन ट्यूब इस तरह आएगा, सीधा आएगा पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब इस तरह आएगा, और ये जो जेनरेटिव सेल है ये डिवाइड होके दो मेल जर्म सेल बनाएगी। ये जो जेनरेटिव सेल है ये डिवाइड होगी यहाँ पे, और दो मेल जर्म सेल निकलेंगे यहाँ, दो मेल जर्म सेल्स। और ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस जो हमने बनाया है, ये पॉलन ट्यूब को डायरेक्ट करने के लिए बना है, डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू ये इंटर करेंगे, और एक यहाँ पे एक से आके फर्टिलाइजेशन करेगा, एक मेल जर्म से, और दूसरा वाला यहाँ पे आके पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन करेगा। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन विथ एग एंड सेकेंड इज पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन किया तो यहाँ पे जाइगोट बना, और यहाँ पे बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ठीक, तो ये फिर क्या होगा, प्राइमरी न्यूक्लियस बन गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, जाइगोट बन गया। अब ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ फर्टिलाइजेशन का। अब यहाँ पे इस फिगर की हमें जरूरत भी नहीं। अब यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस PEN में रैपिडली डिवीजन्स होंगे। इस न्यूक्लियस में बहुत रैपिडली डिवीजन्स होंगे, और न्यूक्लियस के डिवीजन के साथ उसमें सेल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे जो बनेंगे उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वही जो हम कोकोनट का ड्रिंक करते हैं वाटर के रूप में, वो हमारा एक्चुअल में क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। किसका, सेंट्रल सेल में PEN का, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का ही फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। खूब सारे न्यूक्लियस बन गए हैं, उसमें सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं है। तो वो कभी कभी कंज्यूम हो जाते हैं, कभी कभी बचे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये PEN बन गया, ये जाइगोट बन गया। तो इतना फिगर समझ में हमको जहां तक लगता है ये आ गया होगा। ठीक, तो ये फिगर हमारा समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग थोड़ा सा पॉलिनेशन पे फोकस करते हैं। वो टॉपिक थोड़ा रह गया है कि पॉलिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, उसको भी थोड़ा देखिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो क्या होता है। जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद हमारा देखेंगे प्रो इम्ब्रियो बनता है, जो कि अब यहाँ तो कंटिन्यू कर ले, पॉलिनेशन बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। लगता है
ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या लिख रहे थे कि डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। वहां पे एक फर्टिलाइजेशन हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एक हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ एक सेल के साथ। एक जगह जाइगोट बना, एक जगह पीईएन बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। वहां पे कभी कभी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं जो कोकोनट वाटर के रूप में, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लिए थे, स्टोर रहता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे वो कंज्यूम हो जाते हैं, कहीं कहीं पे रहते हैं। तो जहाँ पे वो कंज्यूम हो जाते हैं, वो हमारा क्या है, जैसे कि पी हो गया, ग्राउंड नट हो गया। तो ठीक है, तो जहाँ पे हमारा ये जो है पीईएन, या सीधे सीधे लिखे पीईएन के बाद फ्री जो न्यूक्लियर डिवीजन है, फिर वो सेल में बन जाएगा और वो बनेगा एंडोस्पर्म। जब वहां पे सेल लग जाएगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में सेल वॉल डिपोजिशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म किसी किसी सीड में कंज्यूम हो जाता है, किसी किसी में बचा रहता है, जैसे कि हमारा कोकोनट में बचा रहता है, और यहाँ पे ग्राउंड नट में कंज्यूम हो जाता है। ग्राउंड नट में कंज्यूम, पी में कंज्यूम हो जाता है, कैस्टर में बचा रहता है। तो ये हमारा क्या है, जहाँ बचा रहता है वहां पे क्या है कि वो नरिशमेंट का काम करता है। जब क्या है, जब हमारा डेवलप होता है सीड प्लांट के रूप में, तो वहां पे क्या करता है, वो नरिशमेंट का काम। तो इस तरह के सीड को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस, और इसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। यहाँ पे बचा रहता है, वहां पे क्या है, एल्ब्यूमिनस, यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या, डबल फर्टिलाइजेशन में इंडोस्पर्म। तो ये इंडोस्पर्म की कहानी होगी, किससे बना, सेंट्रल सेल में, सेंट्रल सेंट्रल सेल में जो हमारे थे पोलर न्यूक्लियस, उससे ये बना एंडोस्पर्म। तो यहाँ की कहानी खत्म। अब हमारी कहानी आती है किसकी, जो हमारा एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ था और जाइगोट बना। तो जाइगोट क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा प्रो एम्ब्रियो में, प्रो एम्ब्रियो। ठीक, प्रो मतलब एम्ब्रियो से जो पहले का प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा और हार्ड शेप बनेगा, जैसे हार्ड शेप एम्ब्रियो। फिर बनेगा मेच्योर एम्ब्रियो, यहाँ पे थोड़ा सा बनेगा मेच्योर एम्ब्रियो। ठीक, तो ये जो हमारा प्रोसेस है, हार्ड शेप हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, हार्ड शेप और मेच्योर एम्ब्रियो। यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो फिगर है आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक, ये कहानी खत्म हुई। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पॉलिन ग्रेन पे। ठीक है, पॉलिनेशन पे थोड़ा सा उसको डिटेल में देखना जरूरी है। पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन हम लोग जानते हैं कि दो तरह का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि अपने ही फ्लावर के पॉलिन ग्रेन और अपने ही स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाए, तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब दूसरे का फ्लावर का जो है हमारा पॉलिन ग्रेन जो है ट्रांसफर होकर अपने स्टिग्मा पे आ गया, तो उसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक फ्लावर बना लेते हैं, यहाँ पे दूसरा फ्लावर बना लेते हैं। ठीक, इस तरह का, यहाँ पे भी अंतर है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक,
अब कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये वाले एंथर से पॉलन ग्रेन यहाँ ट्रांसफर हो जाए, ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ के यहाँ चला जाए तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो कंफर्म हो गया। अब इसको हम लोग टर्म्स में देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो पॉलिनेशन तो हम लोग खुद जानते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक जो सेल्फ वाला होता है उसको बोलते हैं आर्थोगैमी, आर्थोगैमी। इसमें क्या है, सेम फ्लावर के ही हमारे पॉलिन ग्रेन सेम स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है, सेम फ्लावर पॉलिन ग्रेन। तो सेम स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टोगेमी। तो आर्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो थोड़ा सा एडाप्टेशन करते हैं और दो तरह के फ्लावर जनरेट करते हैं। कैसे कैसे जनरेट करते हैं, एक तो ऐसा जो कभी ओपन ही ना हो, एक ऐसा जो कभी ओपन ही ना हो, ठीक है, और एक जो है हमारा सा मतलब ओपन रहेगा, ठीक है। तो एक हो गया कैसिनोगेमस, और एक हो गया क्लिस्टोगेमस। ये जैसे एग्जांपल हो गया ऑक्सैलिस, ठीक है, ये ऑक्सैलिस हो गया इसका एग्जांपल। इसमें क्या होता है, हमारा दो तरह का ऑक्सैलिस फ्लावर करते हैं, एक क्लिस्टोगेमस एक चेस्नोगेमस। तो एक वाले फ्लावर में क्या होगा कि हमेशा ये बंद स्टेज में रहेंगे, बड स्टेज में रहेंगे। और इसमें ऑटोगेमी 100% होता है, क्योंकि फ्लावर बंद है, अब कोई क्रॉस पॉलिनेशन की चांस नहीं है, तो वहां पे सेल्फ पॉलिन ग्रेन ही वहां पे ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे एक हो गया दूसरा वाला फ्लावर जिसमें क्या है कि एक्सपोज्ड है, स्टिग्मा एक्सपोज्ड, तो उसमें चांसेस क्रॉस पॉलिनेशन के होते हैं। तो ये हो गया ऑटोगेमी, और फिर दो तरह के फ्लावर कैस्मोगेमी क्लिस्टोगेमी, एग्जांपल हो गया ऑक्जेमी। अब हमारा दूसरा वाला आता है, उसको बोलते हैं जिटेरोगेमी। इसमें क्या होता है, फ्लावर तो डिफरेंट होगा बट सेम प्लांट का फ्लावर, डिफरेंट, सेम फ्लावर तो दूसरा होगा, उसके पॉलिन दूसरे फ्लावर से आ रहे हैं बट सेम प्लांट के, विद इन द प्लांट, मतलब कि पॉलिनेशन तो हो रहा है बट अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर से पॉलिनेशन हो रहा है। उस तरह के जो हमारे फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं जिटेनोगेमी, ठीक है। ये हमारा देखा जाए फंक्शनली तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ये हो रहा है एक तरह से क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम अनदर फ्लावर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। बट क्या है कि जीन तो उसी प्लांट के हैं, तो इस जेनेटिकली देखा जाए तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि जो फ्लावर में दूसरे वाले जीन होंगे वही उसमें भी जीन होंगे, तो जेनेटिकली जो है सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन फंक्शनली हम लोग बोल सकते हैं टर्म के रूप में कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, दूसरे फ्लावर का हमारा पॉलिनेट आके पॉलिनेट कर रहा है, ठीक। इसके बाद आता है हमारा तीसरा टाइप का, जीनोगेमी। ये प्योर एग्जांपल है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये प्योर एग्जांपल है इसका, क्रॉस पॉलिनेशन का। यहाँ पे
दूसरा प्लांट भी होगा और फ्लावर भी दूसरे दूसरे होंगे, यानी कि एक प्लांट यहाँ दूसरा वाला प्लांट यहाँ, यहाँ के प्लांट के फ्लावर का पॉलिनेशन इस वाले प्लांट पे आके और पॉलिनेट कर रहा है। तो ये जो हमारा हो गया जीनोगेमी में हो गया, यहाँ पे प्योर क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, ये तो पॉलिनेशन हो गया, बट पॉलिनेशन कौन करेगा, हु गवर्न इट। इसको कहते हैं कि जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। चाहे वो कोई भी हो सकता है, बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं, बायोटिक का मतलब लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि विंड से कोई पॉलिनेशन हो गया, कोई वाटर से हो गया पॉलिनेशन। ठीक, बायोटिक का मतलब कोई इंसेक्ट से हो गया, जैसे कि हनी बी वगैरह हो गए, बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई। तो इस तरह का पॉलिनेशन हो गया वो बायोटिक, और विंड और वाटर वाला हो गया एबायोटिक। ठीक, तो जो विंड और वाटर से होते हैं उन पॉलिन ग्रेन्स में कुछ खासियत होती है, या वो फ्लावर्स कुछ उस तरह का एडाप्टेशन रखते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारे विंड पॉलिनेटेड होंगे वो क्या होंगे, वो जो पॉलिन ग्रेन बहुत लाइट होंगे, हल्के होंगे, ताकि कैरी कर पाना विंड के लिए इजी हो। लाइट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, नॉन स्टिकी होंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा उनमें भी प्रॉपर्टी कि उनके पॉलिन ग्रेन एक्सपोज्ड होंगे, पॉलिन ग्रेन एक्सपोज्ड होंगे, या बोल सकते हैं जो हमारा स्टेमेंस होंगे वो एक्सपोज्ड होंगे। और साथ में ही हमारे जो ये पिस्टिल है वो भी एक्सपोज होगा, पिस्टिल भी एक्सपोज होगा। और चूंकि ये पॉलन ग्रेन विंड से पॉलिनेट हो रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये तो पता नहीं। तो लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन को कंपनसेट करने के लिए, लॉस को कंपनसेट करने के लिए लार्ज अमाउंट अमाउंट लार्ज अमाउंट में हमारे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी लाइट होते हैं, दूसरी नॉन स्टिकी होते हैं, तीसरी हो गई लार्ज अमाउंट में होते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सपोज्ड होते हैं, ये हो गए इनके कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये कैसे हो गए बायोटिक के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, जैसे वाटर में भी कुछ होता है, जैसे कि वाटर वाले एग्जाम्पल देख लिए जाए तो वाटर में जैसे वैलिशनेरिया, वैलिशनेरिया जो ये वाटर में पॉलिनेट होता है, वाटर पॉलिनेटेड है। ठीक है, वाटर वाले क्या होते हैं, जैसे ये वाटर का लेवल वाले, ये यहाँ पे वाटर का लेवल है, तो यहीं पे स्टिग्मा यहाँ पे इस तरह का है, और ये पॉलन ग्रेन इस तरह से रिलीज हो जाएंगे, यहाँ पे गिरा देंगे, और वाटर करंट ऐसे ऐसे जब चलेगा तो ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के पास आ जाते हैं, और वो स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वाटर से। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो हम लोगों को समझना है। कोई भी फ्लावर होगा, अगर उसमें कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज डिक्रीज होने लगती है, कुछ जो गुड जीन्स होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज अच्छी हैं कुछ डिक्लाइन होने लगती है। तो इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इस चीज से बचने के लिए प्लांट तरह तरह के मेथोडोलॉजी यूज करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, जो मेथोडोलॉजी यूज होती है, चाहे आर्टिफिशियली बोला जाए या फिर हम लोग नेचुरली बोला जाए, उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग। तो आउटब्रीडिंग करने के लिए प्लांट क्या क्या जो तरकीबें हैं बोल सकते हैं, या मेथड्स बोल सकते हैं, ये क्या कर सकता है। तो वो करता क्या है,
प्लांट में इस तरह का एडाप्टेशन होता है कि पॉलिन रिलीज जो है और एंड स्टिग्मा रेसिप्टिविटी नॉट पॉलन रिलीज यानी कि पॉलन ग्रेन का डिस्पर्सल और स्टिग्मा रेसिप्टिविटी का मतलब स्टिग्मा मेच्योर होके और पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कंडीशन जब करने आ जाए एक्सेप्ट करने की कंडीशन में होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा रेसेप्टिव और पॉलन रिलीज दोनों की जो है एक्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज माने कि मींस जो है इस पे दोनों एक साथ नहीं है या तो पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो गया माने पॉलन ग्रेन बिफोर रिलीज हो गया बिफोर और यहाँ पे स्टिग्मा अभी एक्टिव नहीं हुआ है तो स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉलन का जर्मिनेशन होगा पॉलन ट्यूब जर्मिनेट ही नहीं करेगा ठीक है या कभी कभी क्या होता है कि पॉलन ग्रेन बिफोर की जगह आफ्टर रिलीज होता है और यहाँ पे स्टिग्मा रिसेप्टिव बहुत पहले हो चुका है वहां पे पॉलन ग्रेन दूसरा आगे जर्मिनेट करके फर्टिलाइजेशन भी कर चुका है तो या तो ये पहले हो जाएगा बहुत ये बाद में होगा या तो ये पहले हो जाएगा ये वाला बाद में होगा तो पहला तरीका ये प्लांट अपनाता है कि वो दोनों को एक साथ एक्टिवेट नहीं होने देते दूसरी चीज प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन 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 जो है स्टेमन्स एंड स्टिग्मा प्लेसमेंट ऐसा होगा कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना बहुत इजी नहीं होगा यानी कि पॉलन ग्रेन इजीली अपने से तो ट्रांसफर नहीं हो जाएंगे जब तक एक्सटर्नल एजेंट ना हो मतलब कि जैसे एक बायोटिक जैसे कि इंसेक्ट वगैरह आके ना करे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फ्लावर है फ्लावर के अंदर ये मान लीजिए ये हमारा है पिस्टिल और ये पॉलन ग्रेन्स जो है ये बहुत नीचे है तो यहाँ से उड़ के इतना ऊपर आना इजी प्रोसेस नहीं तो ये जो पोजीशनिंग है हमारे स्टेनल्स की और ये जो पोजीशनिंग ऑफ स्टिग्मा है ये बहुत डिफरेंट है जो कि इसको इजी नहीं है कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो पोजीशन ऐसा कर लेता है प्लांट कि वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है दूसरा होता है सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी पहला हो गया पॉलन का रिलीज का जो है दोनों एक साथ नहीं होते दूसरा हो गया क्या है उनका पोजीशन ही क्या होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा ठीक है और तीसरा हो जाएगा कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है अगर अपने खुद के फ्लावर की है पॉलन ग्रेन मान लीजिए अपने ही फ्लावर का स्टिग्मा पे आ गया तो ये स्टिग्मा को पता होता है कि ये अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन है और वहां पे पॉलन जर्मिनेशन वो होने नहीं देता और इस तरह के जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब अपने खुद के पॉलन ग्रेन को पहचानना ठीक है और उसको डिसेबल कर देना जर्मिनेट करने के लिए तो इस तरह को बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी चौथा हमारा आ जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए फ्लावर यूनिसेक्सुअल जर्मिनेट करने लगता है प्लांट जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसमें आ जाते हैं ठीक है जैसे कि कैस्टर हो गया माइज हो गया यहाँ पे क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे कैस्टर यहाँ पे लेकिन ये क्या है कि कैस्टर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो होंगे लेकिन एक ही प्लांट होंगे तो वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो तो बचेगा लेकिन यहाँ पे दूसरे तरह का सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है वो है चिटोनोगेनियस
खुद के फ्लावर तो नहीं है, लेकिन अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर से वो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे यूनिसेक्सुअल प्लांट ही होता है। एक प्लांट पे एक फ्लावर होगा मेल वाला या तो फीमेल वाला, दूसरे प्लांट पे या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर। यानी कहने का मतलब एक पे या तो स्टेमेंस होंगे या तो दूसरे वाले पे स्टिल होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल में हमारे आ जाता है कैंसर के साथ साथ जो हमारा आता है यहाँ पे, तो कैंसर के साथ माइज लिया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाता है पपाया। पपाया जो है इस पे या तो मेल फ्लावर जर्मिनेट हो या तो फीमेल जर्मिनेट हो। तो ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। किस ये प्रोसेस क्यों हो रहा है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए आउट ब्रीडिंग प्लांट करता है। ठीक है। और हम लोग इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग डिजायरेबल चाहते हैं या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल हम लोग यूज कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का इसमें यूज हो जाता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई फ्लावर है। ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कोई फ्लावर, यहाँ पे दूसरा भी फ्लावर है। अब हम ये चाहते हैं कि इसका पॉलिन इस पे ट्रांसफर ना हो। ठीक। हम चाहते हैं इसका पॉलिन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, हम इसको रोकना चाहते हैं। तो क्या करते हैं? पहले ये जो हमारे स्टेमेंस हैं इनको रिमूव कर देते हैं, इनको हटा देते हैं। फोर्सेप्स से हम लोग क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन माने रिमूवल ऑफ स्टेमेंस इज नोन एज इमैस। यहाँ से रिमूव हो गया, अब चांस खत्म हो गया। किसका? पॉलिनेशन का चांस खत्म हो गया। अब हम चाहते हैं डिजायरेबल प्लांट। इसका चाहते हैं कि ये वाला बढ़िया फ्लावर है, इसका हम लोग पॉलिन ग्रेड ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो पहले इमैस्कुलेशन के बाद हम लोग तुरंत बैगिंग कर देते हैं। कोई बैग से ढक देंगे, बैग पॉलीथीन या कोई भी जो भी बैग है उससे ढक देंगे, कवर कर देंगे, ताकि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन इस पे आके अपना जर्मिनेट न कर ले। अब जब एक स्टीमा रिसेप्टिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाएगा, इस पॉलन ग्रेन को ब्रश से हम लोग ले आके यहाँ पे डस्ट करेंगे। ठीक। और डस्ट करने के बाद फिर रीबैगिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? रीबैगिंग। और फिर उसके बाद प्लांट को ग्रो कर देंगे, फ्लावर जो है इसको फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रो कर देंगे। तो इस तरह का जो कहलाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब सीड के बारे में देख लेते हैं कि सीड क्या है। सीड, तो सीड हम लोग जानते हैं कि जो है फ्रूट जो है हमारा फ्रूट, फ्रूट फ्रूट के जो है किससे डेराइव होता है? ओवेरी से। और ये सीड किससे डेराइव होता है? ओव्यूल्स से। ओव्यूल्स कन्वर्टेड इनटू सीड। और जो हम उससे पढ़े थे ओव्यूल्स में आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोट में। सीड कोट, सीड कोट। ठीक। तो ये हमारा ओव्यूल किसमें किससे? ओव्यूल से क्या बनते हैं? सीड। या ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड एंड इंटीग्यूमेंट्स कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। ठीक है। अब उसमें जो हमारा एम्ब्रायो है वो रहता है। ठीक। और उसको फूड वगैरह जो मिलता है वो किससे मिलता है? अ, अ, जैसे न्यूसेलस रिमेनिंग है तो उससे मिल जाता है, नहीं तो फिर हमारा एंडोस्पर्म से डेराइव हो जाता है। ठीक है। और जो फ्रूट है, फ्रूट की जो ऊपर वाली कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिकाल। पेरिकाल।
फ्रूट की आउटर कवरिंग जो है उसको बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। और ये सारी चीजें हो गई। बाकी एक होता है सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी वर्ड आता है। सीड डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि एक बार सीड बन जाने के बाद सीड कुछ समय तक इनएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिव स्टेज रहता है, स्लीपिंग स्टेज रहता है, स्लीपिंग स्टेज है, स्लीपिंग स्लीपिंग। तो वो स्लीपिंग स्टेज में जो है उसी को बोलते हैं सीड डॉर्मेंस। उस उतने समय तक सीड जर्मिनेट नहीं करेगा अगर हम सो करते हैं तो, या वो उतना अच्छे से उनको एक्टिवेट नहीं होगा, उतना जो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो वो इनएक्टिव स्टेट जो सीड का है उसको बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। अब सीड में देखते हैं दो तरह का सीड हो सकता है। एक हमारा हो सकता है जो कि सीड डाइपॉट हो सकता है। डाइपॉट का सीड, तो डाइकॉट का सीड इस तरह का कुछ होता है। ठीक ठीक। ये हमारे दो कॉर्ड्स हो गए, टू कॉटिलिडन्स बोल सकते हैं, कॉटिलिडन्स। ये कॉटिलिडन्स हो गए, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। और ये हमारा हो गया नीचे वाला पोर्शन रेडिकल। यहाँ पे रूट कैप हो गया, कैप। रेडिकल से रूट जनरेट होता है, रूट। और ये ऊपर वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल से हमारा शूट होता है, शूट डेवलप होता है, शूट डेवलप। ठीक है। यहाँ पे कॉटिलिडन से ये हो जाएगा और यहाँ पे शूट डेवलप होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। मोनोकॉट की बात करेंगे तो मोनोकॉट में जो होता है, जो मोनोकॉट का जो कॉटिलिडन है उसको बोलते हैं स्क्यूटुलम। उसको बोलते हैं एस्कुटिलम। ठीक, एस्कुटिलम बोलते हैं। ठीक है। तो वो लेटरल साइड में होता है, थोड़ा साइड में होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन चीजें सीड के बारे में। और यहाँ पे ये जो हमारा क्या है, ये डेवलप हो जाएगा ऊपर से, ये रेडिकल नीचे को चला जाएगा। यहाँ पे जो कॉटिलीडन्स है इनका क्या काम है, ये नरिशमेंट का काम करते हैं। जब तक प्लांट में रूट न डेवलप हो जाए अपने से, सॉइल से वो न्यूट्रिएंट डिराइव न करने लगे, तब तक ये प्लांट के कोटिलिडन्स, जो सीड के कोटिलिडन्स होते हैं, वो प्लांट को फूड देते रहते हैं, एनर्जी देते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो टॉपिक्स हो गए वो लगभग मैराथन के कंप्लीट हो गए, या वन शॉट वीडियो में पूरा मैंने अपने हिसाब से अच्छे से कवर करना चाहा है, और लगभग कंप्लीट भी हो गया है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।